नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कुछ ही दिन पहले मैंने अभी 3-4 दिन पहले ही चुनाव की नीलामी पर एक वीडियो बनाया था। उसमें सिंगापुर के प्रधानमंत्री के भाषण का जिक्र किया था कि किस तरह से जब ये रेवड़ी का कल्चर आता है चुनावी राजनीति में तो किस तरह से सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग शुरू हो जाता है और वो जो शुरुआत होती है वो फिर जल्दी रुकती नहीं है, वो जाकर रुकती है अर्थव्यवस्था की बर्बादी पर। तो उसका दबाव जो है अब भारतीय जनता पार्टी भी महसूस करने लगी है। एक मुद्दा आपने पिछले कई दिनों से सुना, दिनों से क्या मतलब लगभग 1-1.5 साल से चल रहा है, ओल्ड पेंशन स्कीम। आपको मालूम है कि 2004 में सरकार न्यू पेंशन स्कीम लेकर आई थी और यही यूपीए की सरकार, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार लेकर आई थी। और उस पेंशन स्कीम के लागू होने के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम को ख़त्म कर दिया गया था। ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का फ़र्क पहले मोटे तौर पर समझ लीजिए। ओल्ड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉई को कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता था और रिटायरमेंट के बाद उसे जो आखिरी सैलरी उसने ड्रॉ की है, जो आखिरी वेतन है उसका 50% जीवन पर्यंत उसको पेंशन के रूप में मिलता था। और उसमें एक सुविधा और थी कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ती थी तो पेंशन भी बढ़ती थी, तो डियरनेस अलाउंस डीए मिलता था। न्यू पेंशन स्कीम में सरकार ने ये किया कि 10% बेसिक पे का 10% एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट करेगा और 14% सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। इससे जो कॉर्पस बनेगा उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और ऐसे फिक्स्ड एसेट क्लास में जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा। उससे जो रिटर्न आएगा उससे पेंशन मिलेगी। तो अभी तक का जो अनुभव है वो लगभग पेंशन पड़ती है 38%, जो लास्ट ड्रॉन सैलरी है उसका 38% मिलता है और डीए नहीं मिलता है। कर्मचारियों की मांग है कि उनको जो है ओल्ड पेंशन स्कीम मिलनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को लगा कि यह ऐसा मुद्दा है जिस पर भारतीय जनता पार्टी को फंसाया जा सकता है। ये मुद्दा इसलिए भी कांग्रेस को ज़्यादा अच्छा लगा कि जिन राज्यों में सरकारी कर्मचारियों की संख्या अधिक है वहाँ इसकी मांग ज़्यादा है। जैसे हिमाचल प्रदेश देखा आपने, हिमाचल प्रदेश में इस मुद्दे का असर हुआ। बीजेपी की हार में ये एक बड़ा फैक्टर था। अब दूसरे राज्यों में भी हिमाचल में घोषणा हो चुकी है। राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये ऐसे राज्य हैं जो घोषणा कर चुके हैं कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। अब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने से सरकार का जो ये कंट्रीब्यूशन है 14% का, वो नहीं मिलने वाला वापस राज्य सरकारों को। ये उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है। पीएफआरडीए का कहना है कि ये पैसा एम्प्लॉय को मिलेगा जब उसका रिटायरमेंट का समय आएगा, उससे पहले ये पैसा निकाला नहीं जा सकता, या जो भी निकालने के जो प्रावधान हैं उनके अनुसार ही निकाला जा सकता है। तो राज्य सरकार को ये पैसा मिल नहीं सकता। राज्य सरकार को तत्काल कुछ ओल्ड पेंशन स्कीम में देना नहीं है, कर्मचारी के रिटायरमेंट के समय देना होगा, उसके बाद से शुरू होगा। तो जो उस समय सत्ता में होगा उस पर ये बोझ पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस के लिए आसान है कि अभी कोई जो है वित्तीय बोझ है नहीं, लेकिन कर्मचारी के साथ जो हो रहा है, जो छत्तीसगढ़ का उदाहरण भी दिया था मैंने, छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ये कह रही है, बाकी राज्यों में भी यही करेंगे, वो कह रहे हैं कि जो 14% हम 2004 से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो पैसा हमको लौटाइए आप, क्योंकि वो तो आपको रिटायरमेंट के समय मिल ही जाएगा पैसा, तो वो पैसा हमको आज ही लौटा दीजिए। उसके बाद फिर आप ओल्ड पेंशन स्कीम का ऑप्शन जो है वो अपना सकते हैं। तो अब कर्मचारी इतना पैसा एक मुश्त कहाँ से लाए? तो इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम में जाना भी मुश्किल है और नई पेंशन स्कीम में रहना नहीं चाहते। तो इसके दबाव को और इसके चुनावी प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने आखिरकार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक कमेटी बनाई वित्त सचिव की अध्यक्षता में और कहा कि ये जो न्यू पेंशन स्कीम है इसको रिव्यू कीजिए और इसमें ऐसी व्यवस्था करने की गुंजाइश खोजिए कि एक फिक्स जो है वो इनकम मिल सके रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को। अब आपको मालूम है कि ओल्ड पेंशन स्कीम के कारण सरकार का वेतन और पेंशन का बोझ जो था वो लगातार बढ़ता जा रहा था। कई राज्य सरकारों की स्थिति ऐसी आ गई थी कि उनकी जो कुल आय थी, उनका कुल राजस्व जो है वो पूरा का पूरा पेंशन और वेतन देने में चला जाता था। ये जो आर्थिक बोझ था
इसको कम करने के लिए न्यू पेंशन स्कीम लाई गई थी और इस पर आम सहमति थी। जैसे दूसरे देशों में होता है उस तरह से पेंशन स्कीम कि ये मार्केट में पैसा लगाया जाएगा, उसका रिटर्न जो आएगा उसके हिसाब से जो है वो पेंशन मिलेगी। लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि इसमें अनिश्चितता होती है, रिटायरमेंट के बाद हमारे लिए और कोई आर्थिक सहारा नहीं होता है। देखिए, समस्या तो निश्चित रूप से है। समस्या ये है कि भारत में सोशल सिक्योरिटी की उतनी योजनाएं नहीं हैं, क्योंकि भारत के पास उस तरह के संसाधन नहीं हैं जैसा विकसित देशों के पास है। तो इसलिए विकसित देशों से तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि भारतीय सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद, खासतौर से न्यू पेंशन स्कीम आने के बाद, एक अनिश्चितता के दौर से उनका जीवन गुजरेगा, कोई आय का साधन नहीं रहेगा। लेकिन एक बात और समझनी चाहिए कि इस देश में सब लोग, सारी आबादी सरकारी कर्मचारी नहीं है। एक छोटा सा हिस्सा है सरकारी कर्मचारियों का कुल आबादी में। बाकी देश की पूरी आबादी बिना पेंशन के काम करती है, बिना पेंशन के जीवन यापन करती है। तो सब कुछ, सारा संसाधन केवल जो वेतन भोगी हैं और ख़ासतौर से सरकारी कर्मचारी हैं उन पर खर्च कर दिया जाए, ये कहाँ से न्याय संगत लग सकता है। लेकिन सरकारी कर्मचारियों की मांग भी जायज़ है कि भाई उनके आर्थिक सुरक्षा का कुछ तो इंतज़ाम होना चाहिए। तो अब जो रिव्यू हो रहा है उसमें सरकार ने अभी तक जो खबरें आ रही हैं, हालांकि कमेटी की रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन बातचीत के दौरान डिस्कशन में जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं उससे ये पता चल रहा है कि सरकार एक फ़िक्स्ड इनकम 40% या 45% पर फिक्स करेगी कि इतना आपको ज़रूर मिलेगा। आपकी जो आखिरी तनख्वाह थी, आपका जो आखिरी वेतन था रिटायरमेंट से पहले, उसका 40 या 45%, अभी इन दोनों फिगर्स में जो है कोई फाइनल नहीं हुआ है, वो 40 भी हो सकता है, 45% भी हो सकता है। तो ये काफ़ी करीब हो जाता है 50% के। लेकिन महंगाई भत्ता मिलने की कोई उम्मीद तो अभी दिखाई नहीं दे रही। सरकार ये कह रही है कि 50% आपको मिलता था, अगर हम फिक्स कर देते हैं 40 या 45%, और अभी मिल रहा है रिटर्न 38%, 38%। इसके बीच का जो गैप है वो उसकी भरपाई सरकार करेगी। यानी सरकार ये कह रही है कि जो इन्वेस्टमेंट आपके पेंशन के पैसे काम कर रहे हैं उससे आपकी आमदनी जो भी बन रही हो वो 40% से या 45% जो फिक्स करेगी उससे कम नहीं होगी। उसमें जो भी कमी होगी वो सरकार पूरी करेगी। तो रिटायरमेंट के बाद 40 या 45% आपको अपने आखिरी वेतन का मिलेगा, ये सुनिश्चित करना चाहती है सरकार। क्योंकि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ में आ गई है कि ये ऐसा मुद्दा है जो लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगा और ये मुद्दा निर्णायक भी हो सकता है। इसलिए उसका नुकसान उठाने की बजाय अभी से उसकी काट की तैयारी करना चाहिए। अगर सरकार ऐसे किसी फैसले पर पहुंचती है और कर्मचारी उसके लिए मान जाते हैं तो विपक्ष के हाथ से एक बहुत बड़ा मुद्दा सरकार छीन लेगी, जिसकी वो कोशिश कर रही है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम, जो लोग न्यू पेंशन स्कीम में हैं, ज़्यादातर कर्मचारी हैं ही, और क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम का तो ऑप्शन ही नहीं है, उनके लिए लौटना ओल्ड पेंशन स्कीम में और ज़्यादा मुश्किल है राज्य सरकारों के इस आग्रह के कारण, इस शर्त के कारण कि आपको जो अभी तक सरकार का कंट्रीब्यूशन है वो लौटाना पड़ेगा। अगर कर्मचारी नहीं लौटाता है, अब आप देखिए एक विचित्र स्थिति होगी, राज्य सरकार को वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। राज्य सरकार को कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद उस पैसे की वसूली करनी पड़ेगी। तो किस तरह की उलझन में पूरी वित्तीय व्यवस्था को फंसाने की कोशिश हो रही है कुछ वोटों की खातिर। ये जो रेवड़ी कल्चर के कारण चुनाव की नीलामी हो रही है, ये दरअसल देश की वित्तीय अवस्था को बर्बाद करने का सबसे आसान फार्मूला है कि आप घोषणा करते जाइए। अब आप देखिए कर्नाटक में जो कुछ हो रहा है, पहले तो इस बात को छिपाया या भ्रम में रखा, चुनाव घोषणा पत्र में कहा कि 10 किलो फ्री चावल हर परिवार को देंगे, और अब सत्ता में आने के बाद कह रहे हैं कि 10 किलो कहा था हमने फ्री चावल हर परिवार को मिलेगा, उसमें केंद्र सरकार जो 5 किलो दे रही वो भी शामिल है, हम अतिरिक्त केवल 5 किलो देंगे। अब उसके लिए बीजेपी ने वहाँ आंदोलन शुरू कर दिया है कि भाई आपने 10 किलो का वादा किया था, आप 10 किलो दीजिए, केंद्र जो दे रहा है उससे आपको क्या मतलब।
अब 5 किलो चावल की व्यवस्था करना सिद्धारमैया सरकार के लिए कठिन हो रहा है। और याद रखिए, कर्नाटक एक ज़्यादा वित्तीय रूप से सशक्त प्रदेश है। बाकी राज्यों जैसे पंजाब की बात कीजिए आप, चाहे पश्चिम बंगाल की बात कीजिए, बिहार की बात कीजिए, राजस्थान की बात कीजिए, ऐसे ऐसे राज्यों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो जो परिस्थिति बन रही है उसमें यह है कि जितना आसान रेवड़ी कल्चर का वादा करके चुनाव जीतना है, चुनाव जीतने के बाद उसको लागू करना उससे कई गुना कठिन है। अच्छा होगा अगर ये बात जल्दी लोगों को समझ में आ जाए। राजनीतिक दलों को एक बात समझनी चाहिए कि इस होड़ से किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला। किसी एक पार्टी को तात्कालिक किसी एक चुनाव में फ़ायदा भले ही हो जाए, लेकिन सत्ता में आने के बाद उसके लिए ऐसी घोषणाओं को लागू करना और ज़्यादा कठिन है। उसके लिए जवाब देना कठिन होगा और फिर उसकी विश्वसनीयता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। लेकिन समस्या ये है कि राजनीति में लोग दूर की सोचते ही नहीं हैं। तात्कालिक लाभ से आगे सोचने की संस्कृति ही नहीं है कि ये लगता है कि किसी तरह कुछ भी करो, कैसा जो भी कहना हो, जो भी घोषणा करनी हो करो और जो है चुनाव जीत लो। लेकिन चुनाव जीतने के बाद क्या होता है ये पता चल रहा है हिमाचल सरकार को, ये पता चल रहा है कर्नाटक की सरकार को, और ये पता चल रहा है आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार को। लेकिन कोई सुधार के लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, बल्कि एक तरह से कहिए भारतीय जनता पार्टी भी एक दबाव में है। हालांकि अच्छी बात यह है कि सरकार ने अभी तक इस बात की घोषणा तो छोड़िए, कोई संकेत भी नहीं दिया है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम की ओर लौट सकती है। अच्छा हो कि ऐसे फैसले दूरगामी हितों को ध्यान में रख कर लिए जाएं, पूरे प्रदेश या देश के हित को ध्यान में रख कर लिया जाए, किसी एक पार्टी या नेता के हित को नहीं। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।